चलो, इनफॉर्मल रिपोर्ट में अपने को क्या मीनिंग होता है? इनफॉर्मल रिपोर्ट मतलब वो रिपोर्ट जो अथॉरिटीज को नहीं सबमिट होगा, है ना। इनफॉर्मल रिपोर्ट वो रिपोर्ट होगा विच इज नो प्रॉपर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। इसका भी आपको वही चीजें ज्ञान दिया जैसे ऊपर कि इसका पर्पस क्या होगा, सिर्फ मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रूटीन काम को पूरा करवाना। इसका लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली सर्कुलेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील करेगा। इट राइट्स फ्रिक्वेंटली, ये बार बहुत जल्दी जल्दी बनाया जाता है डेली बेसिस पे। इसका राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली जूनियर्स के पास होता है। इसका विजुअल एड्स जो है, दिस रिपोर्ट सेल्डम यूजेस ऑफ विजुअल एड्स, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, जो देखे वही इसको यूज करेगा। इसका राइटिंग स्टाइल पर्सनल स्टाइल होता है, थोड़ा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। और इसका रिकमेंडेशन कोई नहीं देता, इसके लिए किसी का रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है। तो ज्ञानबाजी था कि कौन दे रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब। अब आता है बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। तो बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग का मेन एलिमेंट्स क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो कवर पेज होना चाहिए, है ना। वो कवर पेज में तुम बताओगे कि रिपोर्ट पे किस चीज के बारे में। उसके बाद उसका कंटेंट होगा जो पूरा डिटेल, इंडेक्स पेज पूरा डिटेल में। एग्जीक्यूटिव समरी होगा कि ओवरऑल ये रिपोर्ट समरी क्या बोलता है। इसके बहुत सारे सेक्शंस होंगे, मतलब जैसे तुम्हारे बुक की होती है अलग अलग पेज, अलग अलग टॉपिक्स। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होगा, ये डेटा कहाँ से मिला है। तो देखो यहाँ पे तुमको एग्जांपल में वही दिखाया कि सैंपल कवर पेज ऐसा कुछ होता है, ये कवर पेज का फॉर्मेट है। उसके बाद में उसका कंटेंट होगा, कंटेंट के बाद एग्जीक्यूटिव समरी होगा, समरी के बाद टॉपिक का अलग अलग टॉपिक्स होगा, ब्रेकअप। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मतलब डेटा कहाँ से अरेंज किए। तो तुमको ये पिक्चर्स नहीं जानना, तुमको खाली हेडिंग याद रखनी। बिजनेस प्रपोजल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट देना राइटिंग में, हम आपको कोई स्पेसिफिक जॉब ऑफर कर रहे हैं, मतलब जॉब मतलब नौकरी वाला जॉब नहीं। मान लो मेरे को 1 लाख बुक चाहिए प्रिंट आउट किया हुआ, तो हम आपको इस बात का कॉन्टैक्ट दे रहे थे, ये आपको एक स्पेसिफिक काम दे रहे हैं। तो जब काम हम आपको, आप मेरा ये काम करोगे क्या, तो वो जब हम उसके लिए लेटर भेजेंगे आपको, उसी को बोलते हैं बिजनेस प्रपोजल। जैसे मान लो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप हमको एक लेटर सेंड किए कि सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना, पढ़ाएंगे क्या। मान लो हमको घड़ी बनाता है, तो आप हमको एक प्रपोजल देखिए, हमको इस टाइप का 10,000 पीस घड़ी चाहिए, तो आप प्रपोजल दे रहे हो हमको। अब मेरे ऊपर हम उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो प्रपोजल का फीचर्स बताया यहाँ पे, बोला इसका एक पहले, सबसे पहले तो फीचर्स में क्या बोला, सर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, ये आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। आप पहले इसके लिए सैंपल वगैरह रेडी करते हो, किसको भेज रहे हो वो ध्यान रखते हो। फीचर्स इतना काम का नहीं है, लेकिन ये देखो सैंपल बिजनेस प्रपोजल, टू ABC ह्यूमन रिसोर्स, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट। तो देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट यूज इन द ऑफिस आइटम्स लेइंग इन द स्टोर विच आर स्टिल इन यूजेबल कंडीशन। हम बता रहे हैं आपको, तो क्या इनको ऑक्शन कर देंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रपोजल दे रहे कि बहुत सारा स्टॉक में सामान पड़ा है, काम लग नहीं रहा है, तो उसको बेच देंगे। ये भी हो गया प्रपोजल एक टाइप का, है ना। तो ये सब का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ज्ञानबाजी है। फायदा ये होगा कि एक्स्ट्रा फंड जनरेट हो जाएगा, इक्विपमेंट स्टोर में पड़ा पड़ा खराब नहीं होगा, मतलब तुम उस प्रपोजल में उसका बेनिफिट्स बता रहे हो। कंपनी को वो पैसा कहीं पे फंड वो कहीं डोनेट कर देगा कंपनी उस पैसे को, ऑफिस का स्पेस क्लीन हो जाएगा, नया मशीन खरीदने के लिए जगह बन जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम को होल्ड करने में दिक्कत क्या क्या, वो भी तुम लेटर में लिख रहे हो। तो एक टाइप का प्रपोजल में क्या हो जाता है ना कि हम कहीं आपको एक चीज बोले कि ये काम कर सकते हैं अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो, और फिर उसका फायदा और उसका प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, ताकि आपका मैनेजमेंट डिसाइड कर सके ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो ज्ञानबाजी था सर, छोड़ दीजिए। एनहेंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, एक राइटिंग स्किल को एनहेंस करने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए। तो पहले बात यहाँ पे राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंस बताया। राइटिंग स्किल का मतलब तो समझते ही हो, कोई चीज को लिखने का या प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका। तो सर क्या अगर हम राइटिंग स्किल इतना क्यों जरूरी है,
सर राइटिंग स्किल अगर आपका अच्छा होगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। आप और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन दिखा पाओगे, अपना नॉलेज को शोकेस कर पाओगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आप ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे। और आज की डेट में एक अच्छा राइटिंग स्किल का बहुत डिमांड है, तो अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो आपको काम भी मिलेगा। ये सब उसका एडवांटेज है, ठीक है। एक फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ट इन माइंड इंप्रूविंग राइटिंग स्किल। अगर आपको अपना राइटिंग स्किल अच्छा करना है तो आपको अपने थॉट को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मतलब आप बोलना क्या चाहते हो उसका आपको पहले क्लैरिटी होना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले एक आउटलाइन रेडी करना पड़ेगा राइटिंग के पहले। आपको राइटिंग का वाइड राइटिंग, आपको अपनी बात का पूरा नॉलेज होना पड़ेगा, आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, तब आप लिखना चालू करोगे। आप यूजिंग सिंपल वर्ड्स यूज करोगे, सिंपल फ्रेजेस यूज करोगे, आप लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी आपका राइटिंग स्किल अच्छा होगा। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप जिनके लिए लिख रहे हो वो लोग क्या चाहते हैं। आपको सेंड करने के पहले खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने फीडबैक के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छा राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगेन सर फालतू ज्ञानबाजी थी, एमसीक्यू के लिए कोई काम करनी है सर। इंटेलेक्चुअल एंड इंटरनेशनल, इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। अगेन एक ज्ञानबाजी का टॉपिक। इंटरकल्चरल मतलब दो अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में बिजनेस का बातचीत, चाइनीज और इंडियन। इंटरनेशनल भी हो गया और इंटरकल्चरल भी हो गया, उनका कल्चर पूरा अलग है। इंडिया में भी अगर हम साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन, इंटरकल्चरल हो गया ये। तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में काम का बात ज्ञानबाजी वाला ही है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पढ़ने लायक ही है। ड्यूरिंग इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। क्या क्या बोला? डिस्प्ले रिस्पेक्ट, पेशेंस, एम्पैथी टुवर्ड द अदर कल्चर। जब आप इंटरकल्चरल बातचीत करो तो दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट रखो। फिर बोला एडॉप्ट करो, आप उसके कल्चर को थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो तो उसके कल्चर को थोड़ा बहुत समझो आप पहले। आप डिफरेंस ढूंढने से अच्छा कल्चर में सिमिलरिटीज ढूंढो। डिफरेंस ढूंढोगे तो लड़ाई होगा। यूज जेस्चरल कम्युनिकेशन, जब आप दो अलग कल्चर में बात कर रहे हो तो वर्ड से ज्यादा जेस्चर्स को यूज करो, क्योंकि कई बार एक वर्ड का अलग मीनिंग भी निकल सकता है, उनके कल्चर में उसका मीनिंग कोई और हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम पहले भी दिया है, एक बार रिपीट कर देते हैं। बंगाली में कुड़ी का मतलब 20 होता है, लेकिन पंजाबी में कुड़ी का मतलब लड़की होता है। तो सर बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो ज्यादा अगर हम जेस्चरल मतलब ज्यादा वर्ड्स की जगह हाथ पांव का मूवमेंट से बातचीत करें वो अच्छा होगा। बी अटेंटिव एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कोई टाइप का डिस्ट्रैक्शन मत रखो। अब आता है इंटरकल्चरल। जब इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी में कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ बातें डिनायल होती है। डिनायल मतलब आपको उस कल्चर के बारे में नहीं पता है तो उन पे बात मत करो। कुछ बातें डिफेंसिव होती है, मतलब आप अलग अलग कल्चर का डिफरेंसेस मत निकालो, आप डिफेंसिव रहो, हर समय नेगेटिव मत बोलो। और कुछ बातें मिनिमाइजेशन होती है, मतलब ट्राई करो जितना ज्यादा चीजों को छोटा रखने का या मिनिमाइज करने, ताकि आप लोगों का बातचीत में कोई झगड़ा या डिस्प्यूट नहीं है। एक्सेप्टेंस करो, उनकी भी बात, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करो, उनकी भी कल्चर को समझ मानो कि हाँ ठीक है आपका बात भी राइट है आपके कल्चर के हिसाब से। उनके कल्चर को अडॉप्ट करो और अपने कल्चर के साथ उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो ये स्टेज वाला आंसर याद रखने लायक एमसीक्यू के। अगला टॉपिक बचा एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? बिलीव दैट हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर कंपेयर टू द कल्चर ऑफ अदर पीपल। तो ये वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। एथनोसेंट्रिज्म मतलब हम अपने कल्चर को ज्यादा सेंट्रिक फॉलो कर रहे हैं और दूसरे के कल्चर को सही नहीं मान रहे, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसको अवॉइड करो जितना हो सके, है ना। क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा मान के चलोगे तो कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब लड़ाई होगा कि आप बात बात में ऐसा डिबेट करोगे
कि सामने वाले से मेरा कल्चर बेटर है, तो फिर तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन में लड़ाई होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वर्ड का मतलब जानना खाली जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है एथनो कल्चर, एथनो सेंट्रिज्म क्या होता है। ठीक है, अगला आंसर वो आंसर है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर बोला सर? पहले बोला फिजिकल बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है? बातचीत में रुकावट, हाँ, या कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाना। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? हम आपसे बहुत ज्यादा दूर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन सराउंडिंग एनवायरमेंट। हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं, पीछे बहुत वॉइस हो रहा है, हाँ, तो डिस्टर्बेंस है टाइप का। हाँ। हम कहीं पे बातचीत कर रहे हैं, लाइन कट रहा है कॉल में, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बैकग्राउंड इन द नॉइज या कम्युनिकेशन मीडियम में प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ। या फिर दोनों पार्टी डिस्टर्ब और अनअटेंटिव है, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट चल रहा है अभी, हाँ, तो उसके कारण भी दिक्कत हो सकता है। कोई आदमी बहुत, कुछ आदमी को सुनने में दिक्कत हो सकता है, कोई आदमी को बोलने में स्टैमरिंग होता है, वो अटक अटक के बोलना, तो ये सब चीजों से भी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये वो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का कॉजेज का एग्जांपल दिया है। डिस्टेंस एक फिजिकल बैरियर है, आप बहुत दूर बैठे हैं हमसे। एनवायरमेंट एक इशू हो सकता है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, टाइम, डिफरेंट टाइम जोन में होने का भी इशू होता है कई बार। डिफरेंट टाइम जोन का मतलब क्या होता है? सर आप अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका में सुबह और आपके यहाँ रात है, वो आप अभी फ्रेश, तो मान लो आप अमेरिका में बैठे तो आप तो फ्रेश हो अभी सुबह सुबह उठ के, और हम इंडिया में बैठे, हम थक चुका है अभी, पूरा दिन निकल चुका है मेरे काम करते करते। तो टाइम जोन का डिफरेंस भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना? हाँ। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सर वो लैंग्वेज को समझने में दिक्कत है, और लैंग्वेज का इश्यू, ठीक है ना? जैसे इसके एग्जांपल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग दी वर्ड्स। एक ही वर्ड का दो मीनिंग होता है, सेल और सेल, फेयर और फेयर, राइट और राइट। यहाँ पे सुनने में कई बार कुछ और मीनिंग निकल जाता है। मिस्ड ह्यूमर, कई बार हम किसी बात को जोक में बोला और लोगों को जोक ही समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आया बात। यूजिंग ऑफ आइडियम्स, हम बहुत ज्यादा मुहावरा में बातचीत कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं। जैसे जो मैं मुहावरा बोला, सिटिंग ऑन पिंस एंड नीडल्स, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस होना। अच्छा, तो इसका मीनिंग कहीं और ही निकल गया है। सिटिंग ऑन पिंस एंड नीडल्स, सुई के ऊपर बैठे हैं और नर्वस होना। क्या से कोई लैंग्वेज, बहुत लोगों को अगर ये मुहावरा नहीं पता तो आदमी नहीं समझ पाएगा। हाँ। तो ये तो दिक्कत आता है लोगों को लैंग्वेज बैरियर में, है ना? हाँ। तो ये सब लैंग्वेज बैरियर है। अगला एक और बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर। कोई आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल जब होता है ना, तो वो बात का मीनिंग कुछ और ही निकाल लेता है। हाँ। हम अभी बहुत गुस्सा में हैं और आप हमको नॉर्मली बात बोले, सर आज हम क्लास नहीं कर पाएंगे, और हम गुस्सा में बोला भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ने का मूड ही नहीं रहता। आप हमको किसी और सेंस में बोले, तो कोई रीजन देना चाह रहे थे अपना, और हम गुस्सा में उसको कहीं और ही ले लिए। कई बार आदमी गुस्सा वाला इमोशन छोड़ो, वो जो अंदर में इमोशंस होता है ना, रोने वाला, हल्का हल्का दुखी है या बहुत ज्यादा मतलब खुश है, उस इमोशन में भी बात का डिफरेंट मीनिंग निकाल देते हैं। तो आदमी इमोशंस में कई बार कोई और मीनिंग निकाल देता है, इसके कारण भी दिक्कत होता है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। हेलो इफेक्ट मतलब होता है जजिंग पीपल बाय देयर अपीयरेंस एंड इंटेलिजेंस। एक आदमी आया धोती कुर्ता में, हम बोला ये क्या गंवार हमको समझाएगा पॉइंट। हम हालांकि धोती कुर्ता वाला गंवार नहीं बोलना चाह रहे हैं ठीक है, हम उस सेंस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट इतना ही है सर, आप एक आदमी को उसके ड्रेसअप से उसका लॉजिक्स को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो सर कम्युनिकेशन बैरियर तो आ जाएगा। ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है ना, कि लोग दूसरों को जज करते हैं उनके अपीयरेंस से वगैरह से, ठीक है। कई बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना बोला हम आपको, इतना बात बताया, 1 घंटा का लेक्चर दे दिया हम पूरा बैठ कर,
देखिए हमको आपको एक बात समझाना था कि कल का मीटिंग करना चाहिए, कल मीटिंग बहुत जरूरी है। आप ये मीटिंग का सारा ही बात 1 घंटे में बोल रहे हो। हम आपको 1 घंटा तक बता रहा मीटिंग जरूरी है वाला बात, तो इतना ओवरलोड कर दिया हम इंफॉर्मेशन से आपको कि आप थक गए, आप फटीग हो गए, और अब आप मेरा आधा से बेसी बात को सुने ही नहीं। तो ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब सर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लोअर आदमी जाके कभी हायर से बात कर ही नहीं सकता, उस तक पहुंचने नहीं दिया जाता उसको। ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज बहुत हार्डकोर है, कम्युनिकेशन का उतना अच्छा डिवाइसेस नहीं है वहां पे, तो ये सब प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है सर। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रूल बहुत टफ है, हायरार्की बहुत ज्यादा ही मेंटेन हो रहा है। मुझे सम्मानित से हमको बात करना, हम कंपनी का जनरल मैनेजर है, नॉर्मल मैनेजर, तो बोला जा रहा नहीं मुझे सम्मानित तक तुम नहीं जा सकते, तुमको जो बोलना है अपने सीनियर मैनेजर को बोलो, वो आगे पहुंचाएगा। सर कई बार ये हायरार्की पोजीशन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। अब एक लेबर को एक नया बात पता चला कंपनी के बारे में बहुत ही खराब, वो जाके एमडी को बताना चाहता है, उसको लगता है नीचे वाला लोग बाकी लोग चोर है, तो हमको मुकेश अंबानी को बताना चाहिए था कि वो सही एक्शन लेंगे, बट उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एक आदमी के अंदर में 4 लोग, अब उन 4 में हर एक के अंदर 4 लोग, फिर उन हर एक के अंदर में 4 लोग, बाप रे बाप कौन किसके अंडर में समझ में ही नहीं आ रहा सर। इतना ही हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता, कॉम्प्लेक्स। तो ये सब बैरियर्स होते, ठीक है। एक बैरियर यहाँ मिस किया, जस्ट ऐसे ही बोल देते, कई बार पर्सनल बैरियर भी होते, मतलब एक इंडिविजुअल इंसान का ही प्रॉब्लम, मेरा ईगो बहुत ज्यादा है, मेरे को लगता है मेरे क्या फायदा, हम जाएंगे क्यों बताए। कई बार आदमी अपना फायदा नुकसान देख के बात करता है। ये सब इंडिविजुअल, कोई कोई ऐसा आदमी होता है जो बहुत ज्यादा बोलने में बिलीव नहीं करता, चुपचाप रहता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट। ये सब पर्सनल बैरियर भी होते हैं, यहाँ नहीं दिया नोट्स में, कोई बात नहीं। ओवरकमिंग द कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर ओवरकम कैसे करें सर? प्रॉपर मीडियम चूज कीजिए पहले कम्युनिकेशन में, आप फोकस रहिए आपको क्या बात बताना है उसके ऊपर। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल जैर्गन का मतलब वही होता है, वो सिमेंटिक बैरियर। हम एक मीटिंग में गया जहाँ सारे मजदूर लोग बैठे हैं और हम प्रॉपर इंग्लिश का लैंग्वेज में बोला, उसमें भी लॉ का वर्ड यूज करते हैं सर, उनको कुछ नहीं समझ में आया, है ना। टेक्निकल जैर्गन का मतलब यही होता है, हम बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हमको एक बात बोलना था, इसको चेंज करना चाहिए, हम चेंज की जगह वर्ड यूज कर लिया, वी नीड टू एडिट इट। अब आधा से बेसिक दिन जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं जानता, बोलेगा ये एडिट का होता है, या बोला वी नीड टू अमेंड इट। अब ये लॉ का या टैक्स का लैंग्वेज, अमेंडमेंट करना, किसी चीज को बदलना, तो अब अमेंडमेंट वर्ड का मतलब बहुत इनको नहीं बता हो सकता, जो लोग टैक्स या लॉ नहीं पढ़े उतना, तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो हमको टेक्निकल जैर्गन यूज नहीं करना चाहिए, हमको सिंपल वर्ड्स यूज रखने चाहिए, हमको बहुत ज्यादा अनफेमिलियर लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ा बोलते हुए तो ओपन माइंडेडनेस हो, सामने वाले का बात को भी मानने का रेडी रहना चाहिए, तुरंत फीडबैक लो या फॉलो अप लो, बात समझ में आया कि नहीं। जिनके साथ बातचीत करो उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करो, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज फॉलो करते हुए बात करो, काम का पहले प्रॉपर बंटवारा कर लो ताकि तुम ओवर इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे। तुमको पता होना चाहिए सेल्स का जानकारी किसको देना है, मार्केटिंग का जानकारी किसको देना है, प्रोडक्शन का जानकारी किसको देना है, तो उन्हीं लोगों को बुला के वही जानकारी दो ना। सबको बुला के सारा जानकारी एक जगह बैठा के क्यों दे रहे है ना। तो मतलब पहले से ही काम का बंटवारा कर लो और उसी हिसाब से चीजों का बातचीत करो। अगला है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, जैसे कई बार बोला प्रोडक्ट का डिस्क्लेमर देना पड़ता है अपने को, है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आता है रीड ऑफ अ डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, तो वो सब चीजें डिस्क्लेमर देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज या लीगल कम्युनिकेशन। लीगल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, कुछ होता है ना, इसको बच्चों से दूर रखें, या मतलब इसको खाने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो सब बताना।
तो वो भी एक टाइप का लीगल कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एक टाइप का लीगल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि आजकल जो पीएल बैलेंस शीट ये सब बनता है हाँ वो प्रॉपर एकदम फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। हाँ तो फॉर्मेट में बनाना मतलब वो एक लीगल वे है पूरा, ठीक है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होते हैं तो वो भी एक लीगल वे में होते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को भी लीगल कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। तो ये सब चीजें लीगल वे में कम्युनिकेट हो रही है, क्योंकि ये सब चीजों में ड्रेस करना है कि अगर आप कुछ गलत दे दिए तो आप केस खा जाओगे। अगर आप गलत एडवर्टीजमेंट कर दिए तो आप केस खा जाओगे। पॉइंट। हाँ अगर आप सिगरेट पे वो स्मोकिंग वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो भी तो खाए हाँ। जाएंगे और कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। मार्केटिंग में भी वो ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ये थ्रेट्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट जो है इनको अवॉइड करने का तरीका क्या है, आप प्रॉपर रिकॉर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करके बातचीत करो। आप कॉपीराइट वगैरह देख के बात करो। कोई चीज कॉपी करते हो तो पहले पता लगा लो कि कोई और उसका लीगल राइट तो लेकर नहीं बैठा है। आप जब कहीं पे बोलो तो प्रॉपर लैंग्वेज बात करो, प्रॉपर टर्म में बात करो, वरना लड़ाई होगी, केस वगैरह हो सकता है। आप जब बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन दो तो वो विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ ऊपरी तौर पे अच्छा दिख रहा है, अंदर सब बर्बाद। मतलब हम बैलेंस शीट में सब अच्छा अच्छा फिगर दिखा दिया, एक्चुअली में वो सब फिगर गलत है। ऐसा मत करो। कोई चीज़ का अगर लाइसेंस लेके कोई डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है तो लाइसेंस लेके यूज़ करो। कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो उसको सेफ प्लेस पे रखो, चोरी नहीं हो जाए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। कहीं पर अगर प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह है या कोई लॉ का रूल फॉलो करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना है तो पहले ट्रेनिंग दो, उसके बाद ही माल बेचो। ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड रेफरेंसेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। आपको कई जगह ग्राफिक्स यूज करना चाहिए, जैसे फ्लो चार्ट। ये देखो एग्जांपल दिया कि स्टार्ट, फिर स्टेप, फिर डिसीजन, फिर उसका 2 एक्शन, फिर उसका एंड। ये ग्राफ फ्लो चार्ट है ना एक। हाँ तो आपको केवल नाम याद रखना। फ्लो चार्ट जानते हो ना? हाँ हाँ, तो फ्लो चार्ट में कई चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। कई चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हाँ तो वो भी तरीका है कम्युनिकेशन का। उसके अलावा कई जगह कलर कोडिंग होता है, मतलब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना अलग अलग कलर में, हाँ किसी को ब्लू ब्लैक कलर में रखना, टेबल्स एंड ग्राफ में चीज़ों को प्रेजेंट करना, ये भी अपने को पता है। हाँ तो ये खाली नाम याद रखने की कैसे कैसे प्रेजेंटेशन हो सकती है। मोशन ग्राफिक्स क्या होता है सर? आजकल वो 3D पिक्चर्स अच्छा जो हल्का मूवमेंट करता हुआ दिखे, हाँ वो सब भी यूज होता है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे एक बेकार आंसर दिया है, ग्राफ वगैरह को यूज करने का एडवांटेजेस क्या? सब चीजें इजीली समझने में एक्सप्लेन आसान होती है, होता है। समझने में आसान होता है, टाइम बचता है, लोगों का अटेंशन जाता है ढंग से, कलरफुल चीजें को रिप्रेजेंटेबल होती है मोर। डिसएडवांटेजेस क्या है? बहुत जन अगर उस पिक्चर का मीनिंग नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जानकारी चाहिए इसके लिए, इनको बनाने में बहुत टाइम जाता है। हाँ कई डाटा ऐसा है जिनको ग्राफ वे में प्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वीडियो को डिज़ाइन करना, एडिट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सब दिक्कत होता है। एक और टाइप का बात क्या है? रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या होता है? किसी को देख के बनाना। हाँ, तो प्रोवाइड नहीं, रेफरेंसिंग होता है कुछ कंटिन्यूअस रिपोर्ट देना, कुछ जर्नल, प्रेस रिलीज, ये सब मार्केट में अवेलेबल करवाना, मंथली क्वार्टरली मैगजीन लॉन्च करना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देना, मैगजीन्स में कोई बातें छापना अलग से, ये सब चीज़ें होती है रेफरेंसिंग का, ठीक है। तो रेफरेंसिंग आज की डेट में बहुत अच्छा चीज़ है, लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है, नया नया आइडिया आता है, रिसर्च होता है, लोगों को तक इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुंच जाता है, और आप उस मैगजीन को छाप के कॉपीराइट भी ले सकते हो ताकि कोई और कॉपी नहीं कर पाए। हाँ रेफरेंसिंग का डिसएडवांटेजेस क्या? कई बार ये मिसलीड करते हैं, कई बार इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकली बनाने के चक्कर में लोगों को समझ में नहीं आता उतना कि क्या लिख दिया। हाँ टू मच रेफरेंसिंग कई बार ओरिजिनलिटी को खो देता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने से कंपनी का
प्रॉब्लम होता है। कई बार ये रिसर्च वगैरह जो करते हैं ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इनके ऊपर कि क्या डेटा डालें क्या नहीं डालें, ये भी एक ज्ञानबाजी था, चैप्टर खत्म।